पुराना स्कूल बिल्डिंग एक पहाड़ी पे था, ग्रे, बड़ा सा और अंधेरा। मुझे हमेशा उसके कॉरिडोर से गुजरते हुए डर लगता था। फिर आए मिस्टर अवस्थी, हमारे नए हिस्ट्री टीचर, लंबे, सख्त और तेज नजरों वाले। वो कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनके आने के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। लाइब्रेरी में फुसफुसाते हुए शब्द, चीजें अपने आप हिलना। डर पूरे स्कूल में वायरस की तरह फैल गया। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। रिसेस के दौरान खाली कॉरिडोर में हल्की सी आवाजें गूंजती थीं। हम रुक जाते और सुनते, दिल जोर से धड़कता। सुना क्या? मेरा दोस्त रोहन फुसफुसाता। उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती। मैं अपना सर हिलाता। समझ नहीं आता कि मैंने कुछ सुना भी था या बस वहम था। लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई, ज्यादा जिद करती हुई। वो आवाजें पुराने क्लॉक टावर से आ रही थीं, जो बरसों से बंद था। क्लॉक टावर में जाना मना था। वो फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी। कहा जाता था कि बरसों पहले एक स्टूडेंट वहां से गिरकर मर गया था। एक दिन हमारी उत्सुकता बढ़ गई। हमने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही हम टावर के पास पहुंचे, फुसफुसाहट तेज हो गई। साफ शब्द बन गए। बचाओ मुझे! एक आवाज चीखी। मैं फंसा हुआ हूं। टावर का दरवाजा ऐसे खुला जैसे हमें अंदर बुला रहा हो। यह दरवाजा वर्षों से बंद था और अब इसकी चरमराहट एक रहस्यमयी आमंत्रण की तरह लग रही थी। अंदर मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो और हर कोने में एक नई कहानी छुपी हो। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। यह धूल इस बात का सबूत थी कि यहां कई सालों से कोई नहीं आया था। हर कदम पर धूल के बादल उठते थे, जैसे अतीत की परतें खुल रही हों। हम टूटी फूटी सीढ़ियों पर चढ़े। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। सीढ़ियों की चरमराहट और हमारे दिल की धड़कनें एक अजीब सी धुन बना रही थी। आवाज तेज होती गई, हमें एक छोटे, धूल भरे कमरे तक ले गई। ये कमरा बाकी जगहों से भी ज्यादा रहस्यमयी था, जैसे यहाँ कोई गहरा राज छुपा हो। वहां एक टेबल पर एक डायरी खुली हुई थी। ये डायरी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे इसमें कई सालों की कहानियां बंद हो। उसके पन्नों में एक स्टूडेंट की कहानी थी। ये कहानी उस समय की थी जब ये टावर नया था और यहाँ जीवन की हलचल थी, जिस पर स्कूल की अनमोल चीज, एक चांदी की घंटी, चुराने का इल्जाम था। यह घंटी उस समय की निशानी थी जब यह जगह ज्ञान और शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी। डायरी के पास ही एक पुरानी चाबी भी रखी हुई थी। ये चाबी शायद उस रहस्य को खोलने की कुंजी थी जो इस टावर के अंदर छुपा हुआ था। इस टावर के बाहर का दृश्य भी उतना ही रहस्यमयी था। यह टावर अब भी अपने अंदर कई अनकही कहानियां समेटे हुए था, जो किसी खोजकर्ता का इंतजार कर रही थी। भाग 5, प्रिंसिपल की चेतावनी। हम डायरी लेकर प्रिंसिपल के पास गए। हमारे दिमाग में सवाल घूम रहे थे। यह डायरी हमें स्कूल के पुराने पुस्तकालय में मिली थी, धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई। इसमें कुछ अजीब और डरावनी कहानियां लिखी हुई थीं, जो हमें बेचैन कर रही थीं। उन्होंने हमें देखा। उनका चेहरा पीला और थका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो हमें और भी डरा रही थी। यह सिर्फ एक कहानी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उनकी आवाज में एक अनकहा डर भी था, जो हमें महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। एक दुखद हादसा और कुछ नहीं। उन्होंने हमें बताया कि यह कहानी एक पुराने छात्र के बारे में थी, जो कई साल पहले इस स्कूल में पढ़ता था। उस छात्र के साथ कुछ भयानक हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल ने हमें और कुछ नहीं बताया। लेकिन उनकी आंखें उनके शब्दों से अलग कहानी कह रही थी। उनकी आंखों में एक गहरा डर और चिंता थी, जो हमें समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें कुछ बताना चाहते हों, लेकिन किसी कारणवश नहीं बता पा रहे थे। वो हमसे ज्यादा जानते थे जितना बता रहे थे। हमें महसूस हो रहा था कि इस कहानी में कुछ और भी है जो हमें जानना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ने हमें और कुछ नहीं बताया।
वापस हमें चेतावनी दी। उन्होंने हमें क्लॉक टावर से दूर रहने की चेतावनी दी। उनकी आवाज में एक अनकहा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे क्लॉक टावर में कुछ भयानक छुपा हो जो हमें नहीं पता था। उनकी चेतावनी ने हमें और भी डरा दिया और हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। भाग 6, तूफान की रात। उस रात बाहर तूफान आया। खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी और हवा चीख रही थी। मैं जाग रहा था। डायरी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अचानक स्कूल की घंटी बजने लगी। उसकी उदास आवाज रात को चीर रही थी। वो क्लॉक टावर से आ रही थी। भाग 7, सच्चाई का सामना। किसी अनदेखी शक्ति से खींचा हुआ मैं खुद को वापस टावर पर पाया। रोहन पहले से ही वहां था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद। वो बेकसूर था। रोहन फुसफुसाया। उसकी निगाहें डायरी पर टिकी थी। असली चोर ने उसे फंसाया था। उसने कसम खाई कि वो अपना नाम साफ करेगा। घंटी फिर बजी, इस बार जोर से। तब हमने उसे देखा। एक हल्की चमकती हुई आकृति घंटी के पास मंडरा रही थी। भाग 8, क्या श्राप टूटा? यह सवाल हमारे मन में गूंज रहा था, जैसे हम उस प्राचीन घड़ी के टॉवर में खड़े थे। आकृति हमारी तरफ मुड़ी। उसकी दुखी आंखें मदद मांग रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह सदियों से इस पल का इंतजार कर रही हो। हम जानते थे कि हमें क्या करना है। हमारे चेहरों पर दृढ़ता थी और हमारे दिलों में एक अजीब सी हिम्मत। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे हम समझ गए कि यह हमारी जिम्मेदारी थी। कांपते हाथों से रोहन ने डायरी से जोर से पढ़ा। उस स्टूडेंट के साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। उसकी आवाज में डर और साहस का मिश्रण था। हर शब्द के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम उस पुराने समय में वापस जा रहे हों। जैसे ही वो बोला, आकृति ज्यादा चमकने लगी। उसकी चमक इतनी तेज हो गई कि हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल रही हो। फिर एक आखिरी दिल दहला देने वाली आवाज के साथ घंटी चुप हो गई। उस आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह सदियों पुरानी पीड़ा का अंत हो। आकृति हम पर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर शांति थी और फिर हवा में गायब हो गई। उसकी मुस्कान में एक गहरी संतुष्टि थी, जैसे उसने अपनी मंजिल पा ली हो। हम सब ने एक गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि हमने एक पुरानी आत्मा को मुक्ति दिलाई है। भाग 9, रहस्यमयी साया। अगली सुबह तूफान थम गया था। एक ताजा धूप वाला दिन था, लेकिन स्कूल अब हमें पहले जैसा डरावना नहीं लगता था। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। घंटी चुप रही। फिर भी कभी कभी जब हवा कॉरिडोर से गुजरती है, मुझे लगता है कि मैं घंटी की हल्की सी आवाज सुनता हूं। एक याद दिलाता है कि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी एक रहस्यमयी साया छोड़ जाती है।